गाइस वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज का हमारा ये वीडियो है, हमारा तीसरा पार्ट है ये सम बेसिक कंसेप्ट्स का। और पहला पार्ट हमारा पहले ही आ चुका है और दूसरा पार्ट भी हमारा आ चुका है। और ये इस तीसरे पार्ट में हम लोग दो कंसेप्ट्स को, दो टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं, जिनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो चलिए चालू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो भाई जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है, यानी कि हमारा सबसे पहला जो कंसेप्ट बनता है, हमारा जो सबसे पहला पार्ट बनता है वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो चलिए चालू करते हैं इसके साथ आगे स्टडी करना। तो भाई सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इधर सबसे पहले भाई आता क्या है? इधर आता ये है कि जितने भी सबस्टेंस है ना, जितने भी सबस्टेंस हमारे पूरे वर्ल्ड में हैं, हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी सबस्टेंस हैं, जितने भी हमारे केमिकल्स हैं, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सब के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। दिमाग में क्या रखना है, जितने भी सब्सटेंस हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज तो जरूर होगा। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसे हम डिवाइड कर देते हैं दो कैटेगरीज में। कौन कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आते हैं कलर हुआ, ऑर्डर हुआ, ऑर्डर मतलब स्मेल हुआ, और मेल्टिंग पॉइंट्स हुए, बॉइलिंग पॉइंट्स हुए, डेंसिटी हुए, वगैरह वगैरह। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास आता है केमिकल रिएक्शंस, एक तरीके से मैं कहूं कंपोजिशन कह सकते हैं हम, कंबस्टिविटी कह सकते हैं, रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेसिस कह सकते हैं। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मीजर हो सकती है, यानी या फिर ऑब्जर्व हो सकती है विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। वो जो सबस्टेंस हमारे पास है उसकी हम आइडेंटिटी चेंज नहीं करेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टी को हम जान लेंगे। वही प्रॉपर्टी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वही प्रॉपर्टी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमें चेंज करना पड़ता है, वहां पर हमें चेंज करना जरूरी है। हम वहां पर चेंज करते हैं, केमिकल चेंज करते हैं वहां पर, तब आंसर आते हैं। यानी कि एक तरीके से मैं कहूं तो हम वहां पर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो मेजरमेंट होता है उसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता केमिकल चेंज का, ठीक है, उसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता केमिकल चेंज का। और केमिकल प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल होते हैं बहुत सारे रिएक्शंस किसी डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में, जैसे कि उसके एसिड के बीच में, उस सब्सटेंस का और किसी चीज के बेसिस में। तो केमिस्ट जो है ना, उन्होंने डिस्क्राइब कर लिए बहुत बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस के बिहेवियर्स डिस्क्राइब कर लिए इन्हीं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। तो इस स्लाइड से हमने क्या सीखा? इस स्लाइड से हम लोगों को पता चला कि जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी की हम लोग जान सकते हैं। जो कि उसके एग्जांपल्स की बात करी जाए तो उसके एग्जांपल्स में आता है हमारा कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ईटीसी। और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करी जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज होता है, जिसके एग्जांपल में हमारा कंबक्शन, कंबस्टिविटी, रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेस। यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बन के आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में एक नया ऑब्जेक्ट बन के आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही ऑब्जेक्ट होता है, उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो अब बात करी जाए मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके सामने आता है कि जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है ना प्रॉपर्टीज का, वो रीएक्वायर्ड होता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या हो गया? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का मतलब वो मेजरमेंट जिसे हम नाप सकते हैं। जैसे कोई एक रूम है, रूम का हमारा लेंथ है 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर, जिसके अंदर 6 क्या है? 6 एक नंबर है और मीटर डिनोट करता है, मीटर डिनोट करता है उसके यूनिट को, ठीक है, उसके यूनिट को। तो इधर क्या होता है? तो इधर होता क्या है कि ये दो सिस्टम में मेजरमेंट, दो सिस्टम में क्लासिफाइड हो जाता है।
पहला सिस्टम होता है हमारा इंग्लिश सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है हमारा मैट्रिक सिस्टम। तो जो हमारा मैट्रिक सिस्टम है वो ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस के अंदर। कहां पर? फ्रांस के अंदर। कब हुआ था? लेट 18th सेंचुरी में। कब हुआ था? लेट 18th सेंचुरी में, है ना। तो ये ज्यादा बेस्ड होता है किस पर? डेसिमल सिस्टम पर, ठीक है। ये डेसिमल सिस्टम पर ज्यादा बेस होता है। तो बाद में आगे चलते रहे तो हमें एक नीड हुई एक स्टैंडर्ड सिस्टम की। तो यहाँ पर SI का एक सिस्टम सामने आया जो कि स्टेबलाइज हुआ 1960 में, ठीक है। वही बात द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI देख सकते हैं आप, ठीक है। तो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो इसे फ्रांस में हम लोग क्या कहते थे? इसे फ्रांस में हम लोग कहते थे ली सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है। ली सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो इस सिस्टम से हमारे पास भाई क्या निकल के आता है? हमारे पास एक तरीके से क्या रिजोल्यूशन आता है? तो इस सिस्टम को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर S डिनोट करता है हमारा सिस्टमी को, ठीक है। I डिनोट करता है हमारा इंटरनेशनल डी यूनिट्स को, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में हमने कह दिया SI। इस सिस्टम को हमने शॉर्ट में SI कह दिया, जो कि स्टेबलाइज हुआ था 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में, जो कि वेट्स और मीजर्स के बेसिस पर की गई थी। तो जो भैया CGPM की बात आती है, तो CGPM एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रिटी है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर ट्रिटी। ये क्रिएट करी गई थी मीटर कन्वेंशन से, यानी कि डिप्लोमेटिक ट्रिटी से, जो कि साइन हुई थी पेरिस में 1875 में, ठीक है। तो अब बात करी जाए जो SI का सिस्टम है, उसके अंदर 7 बेस यूनिट्स होती हैं, जो कि आपको टेबल 1.1 में दिखाई गई हैं, और उसे हम भी दिखाएंगे, ठीक है। और टेबल 1.2 में आपको SI के यूनिट्स के क्या दिखाए गए हैं भैया? उसकी डेफिनेशन दिखाए गए हैं, और प्रेफिक्स जो यूज होते हैं वो आपको टेबल 1.3 में दिखाए गए हैं। तो जो भैया टेबल 1.1 आता है उसे आपको रट लेना है, मतलब आपको वो पूरा ढंग से याद कर लेना है, जिसमें हमारा पहला बेस फिजिकल क्वांटिटी आता है लेंथ, उसका सिंबल आपको याद करना है L, उसका नेम ऑफ SI यूनिट आपको याद करना है जैसे मीटर होगा, और उसका सिंबल फॉर SI यूनिट आपको याद करना है जो कि मीटर होगा, सॉरी वो जो M होगा, बात तो M मीटर ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा टेबल याद कर लेना है, बिल्कुल ढंग से याद कर लेना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी जो पीछे होके गया है आप इसे थोड़ा सा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1.2 टेबल को एक बार पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी। और टेबल नंबर 1.3 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टेबल है भाई। और इसमें मैं आपको बता देता हूं, यहाँ आपको एटो तक तो आने ही चाहिए, ठीक है। एटो तक तो आने ही चाहिए, एटो तक आने चाहिए कहां से? एक्सा से, ठीक है। एक्सा से आपको एटो तक आने चाहिए, ठीक है। एक्सा से एटो तक सारे प्रीफिक्स आने चाहिए, ये नॉर्मल प्रीफिक्स हैं, आपको जरूर आने चाहिए। अब बात करी जाती है मास एंड वेट की, तो यहाँ पर हमारा अब रियल वीडियो चालू हो रहा है, मतलब, है ना। तो मास एक सबस्टेंस का क्या होता है? मास उसके अंदर का मैटर होता है, उसके अंदर जितना मैटर प्रेजेंट है उसे कहते हैं। लेकिन जो वेट होता है, वेट क्या होता है? वेट वो फोर्स होता है जो कि एक्सर्ट किया जाता है ग्रेविटी से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। वेट वो फोर्स होता है जो कि एक्सर्ट किया जाता है ग्रेविटी से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो जो मास को सबस्टेंस का होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो वेट होता है वो चेंज होता रहता है ग्रेविटी के अंदर, ठीक है। वो चेंज होता रहता है ग्रेविटी के अंदर, बहुत सारे प्लेसेस पर जाते जाते। अब बात करी जाए, हमको इन दोनों टर्म्स के बीच में माइनर डिफरेंस को जरूर जानना है, ठीक है। इसमें हमें चेंज पता होना चाहिए। तो जो एक सबस्टेंस का मास होता है वो डिटरमाइन किया जाता है, एक्यूरेट डिटरमाइन किया जाता है लेबोरेटरी में, वो एनालिटिकल बैलेंस के रूप में होता है। तो एनालिटिकल बैलेंस भाई आप देख सकते हैं, यही है एनालिटिकल बैलेंस। तो मास का भैया जी ऐसा यूनिट क्या होता है आप जानते हैं, किलोग्राम होता है। तो भाई लेबोरेटरी में किलोग्राम तो हम यूज कर नहीं सकते, छोटा हमें यूज करना पड़ता है, छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं, छोटा सा पार्ट लेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, ना कि पूरा किलोग्राम का किलोग्राम, टन के टन भर दें, हमें छोटे छोटे पार्ट लेने पड़ते हैं, इसलिए हम इधर ग्राम्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करी जाए वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम एक अमाउंट होता है स्पेस का जो ऑक्यूपाइड किया जाता है एक सबस्टेंस के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब, क्योंकि ये लेंथ का क्यूब होता है,
ठीक है, ये लेंथ का क्यूब होता है, तो लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर, मीटर क्यूब, ठीक है। तो भाई बात करी जाए स्मॉलर यूनिट की, एक स्मॉलर यूनिट की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो वॉल्यूम है ना वो डिनोट किया जाता है हमें सेंटीमीटर क्यूब में या फिर डेसीमीटर क्यूब में हम इसे डिनोट कर सकते हैं। अब बात करी जाए एक लीटर की, लीटर जो कि हमारा भैया ऐसा ही यूनिट नहीं है, बल्कि एक लीटर हमारा 1000 ml के बराबर होता है, एक लीटर हमारा 1000 ml के बराबर होता है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो फिगर नंबर 1.6 आप देख लीजिएगा, एक बार आ रहा है वो। तो भाई लेबोरेटरीज में वॉल्यूम जो लिक्विड्स का होता है ना वो हम मेजर कर सकते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर के द्वारा, ब्रोटीटी के द्वारा, पीपीटी के द्वारा, और एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के द्वारा, जो कि आपको दिखाया जा सकता है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रोटीटी है, पीपीटी है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। अब बात करी जाती है डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होता है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी, ठीक है। तो जो डेंसिटी एक सब्सटेंस का होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसकी जो एसआई यूनिट है ना वो हो जाएगी हमारी केजी मीटर की पावर माइनस क्यूब, ठीक है, केजी मीटर की पावर माइनस क्यूब, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। क्योंकि भाई यहाँ पर देखो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, वॉल्यूम की एसआई यूनिट मीटर क्यूब, दोनों को अपॉन में रख दो तो हमारा आ गया आंसर किलोग्राम की पावर माइनस किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है। अब बात करी जाए भाई फिर से लेबोरेटरी में क्या है कि ये इतना बड़ा यूज नहीं हो पाता, इसलिए हमें छोटा सा अमाउंट यूज करना पड़ता है, जो कि हम यूज करते हैं ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब भाई बात करी जाए डेंसिटी सब्सटेंस का, हमें बताता क्या है, तो जो हमारा डेंसिटी होता है वो हमें बताता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं सब्सटेंस के अंदर वो कितने क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर ज्यादा डेंसिटी होगी वो ज्यादा ही क्लोजली पैक्ड होंगे उसके पार्टिकल्स। जैसे हम बात करें सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स के अंदर हमारे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास नहीं होते, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसकी डेंसिटी सॉलिड के मामले में कम है। लेकिन हम बात करें गैस की, तो गैस के पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, मतलब उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है। अब बात करी जाए भाई टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो होता है ना उसके हम तीन मीजर में नाप सकते हैं, जो कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन वगैरह वगैरह। अब बात करी जाए इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इसकी केल्विन है। अब भाई जो थर्मामीटर्स हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा और वहीं पर आपको बता दूंगा। तो एक बात भाई याद रखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट, दो फॉर्मूला बता रहा हूँ, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस केल्विन। डिग्री सेल्सियस की जगह पर आप उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। और केल्विन हमें निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 32, नॉट फॉर केल्विन, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब केल्विन हमें निकालना है, केल्विन निकालने के लिए हम डिग्री सेल्सियस में 273.15 को प्लस कर देंगे। अब बात करी जाए, आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं कि जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर 0 डिग्री से बिलो जा सकता है, यानी कि नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर हम केल्विन की बात करें तो केल्विन में हमारा नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता। तो जो अभी थर्मामीटर का फिगर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे भाई ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पर 373 डिग्री, इधर 373 के पे हमारा क्या होता है, हमारा वाटर बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर 273.15 के पर हमारा वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारा 298 के पर हमारा क्या होता है भैया जी, रूम टेम्परेचर होता है, और 310 के पर हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। तो आप इसे सेल्सियस में देख सकते हैं, यानी यहाँ पर जो 273.15 है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और वही यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब बात करी जाती है पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 जब चालू होता है तो उसका सबसे पहले भाई इंट्रोडक्शन लेना पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन लेने में हमें पता चलता है कि जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल डाटा पर और थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस पर ज्यादा बेस्ड है। तो कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं, जो कि हमारे सामने आने वाले हैं। तो सबसे पहला भैया जी मेथड जो है वो हमारे सामने है, जो है साइंटिफिक नोशन। साइंटिफिक नोशंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं दो बड़ी बड़ी वैल्यूज आपको दिख रही हैं, 602222000, इसी तरीके से 0.0000। इस तरीके के ये जो हमारे नंबर्स हैं इनको सॉर्ट करने के लिए हम साइंटिफिक नोशंस का यूज कर सकते हैं। तो हमें ये देखने में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं इनकी
जीरोस को काउंट करने में हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन जब हम इसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा सर चकरा जाता है ना। तो इसे हम अलग तरीके से यूज करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े हमारे नंबर्स हैं, है ना, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स। तो भाई इतने बड़े बड़े नंबर्स का हम एडिशन कैसे करेंगे, इनका सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इनका डिवीजन कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, इसके सॉल्यूशन के लिए हमें साइंटिफिक नोशंस का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है, साइंटिफिक नोशंस का यूज करना पड़ता है। तो ये हमें फनी लगता है हमें ये काउंट करने में, सही कही, फनी लगता है हमें ये काउंट करने में, लेकिन जब हम इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमें ये चैलेंजफुल लगता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो हमें ये चैलेंजफुल लगता है। ठीक है, और अब भाई बात करी जाए तो इन्हें सॉल्व कैसे किया जाए, इन्हें कुछ इजी फॉर्म में हम कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं। तो हम यूज करते हैं साइंटिफिक नोशंस का ऐसे नंबर्स के लिए। साइंटिफिक नोशंस का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल नोशन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोशन जिसमें एक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू 10 टू द पावर n की फॉर्म में n इंटू 10 टू द पावर n की फॉर्म में, जहां पर n एक n छोटा वाला n, ठीक है, स्मॉल n जो होता है हमारा वो एक एक्सपोनेंट होता है, वो एक एक्सपोनेंट होता है, और हमारा बिग एन एक हमारा नंबर होता है। ठीक है, एक हमारा नंबर होता है। तो जो हमारा स्मॉल एन सॉरी बिग एन होता है वो हमारा 1.000 से 9.999। तो गाइज हमने देखा कि ये 1.000 से 9.999 तक होना चाहिए हमारा बिग एन, यानी कि उसके आगे वाला नंबर 1.000 से 9.999 तक। ठीक है, अब बात करी जाए आगे की। अब आगे की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये आता है कि हम जब भाई पेन यूज कर लेते हैं, तो जब हम इस तरीके के नंबर्स पे आते हैं, ठीक है, इस तरीके के, यानी कि जिनका एक्सपोनेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स वाले जो नंबर होते हैं, वहां पर क्या होता है भाई, वहां पर हम अगर लेफ्ट में जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, यहाँ पर दिखा देता हूँ और क्लियर करके, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है भाई, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो हमारा एक पावर बढ़ जाता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जाने पर हमारा पावर बढ़ता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं नेगेटिव एक्सपोनेंट वालों की, तो उनमें क्या होता है कि हम जब राइट हैंड साइड पर जाते हैं तो पावर बढ़ता है। तो पावर बढ़ेगा कब, राइट हैंड साइड पर, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको अपने दिमाग में रखना है, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, अब भाई यहाँ पर साइंटिफिक नोशंस का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे हो। तो भाई मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ पर एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है। एग्जांपल में जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है भाई यहाँ पर कि जो 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 है, ठीक है, 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, तो जब हम 5.6 और 6.9 को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और बचे हुए ये दोनों है ना, ये दोनों 10 की पावर वाले, इनको हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है, एडिशन करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका एडिशन करेंगे, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 38.64 इंटू 10 टू द पावर 13। ठीक है, अब भाई आप बात बताइए एक मेरे को, अभी हमने देखा था 1.000 से 9.999 तक होना चाहिए, यहाँ पर तो 38.64 हो गया m, तो हम इसे कैसे लिखें, अब हमें इसे क्या लिखें, तो हम इसे लिख सकते हैं 3.864, ठीक है, 3.864 इंटू 10 टू द पावर 14, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 14। यहाँ पर हमने एक पावर बढ़ा दिया, इधर की तरफ गए तो ये सॉरी आपको इधर से इधर नहीं दिखेगा, मैं इधर की तरफ गए तो एक पावर बढ़ गया। ठीक है, एक पावर हमारा इधर की तरफ जाने पर बढ़ गया। ठीक है,
वही बात यहाँ पर भी दिखाई गई 3.864 इंटू 10 टू द पावर 14। भाई डिवीजन की बात होती है, तो डिवीजन आपके सामने एक दिखाया गया है जिसमें लिखा है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, 10 टू द पावर 4, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट n को हम डिवाइड करते हैं और बचा हुआ 10 की जो एक्सपोनेंट है उसे हम माइनस करेंगे, दिमाग में डाल लीजिए, उसे हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर उसे माइनस करके हमारा आंसर आता है 0.4909 इंटू 10 टू द पावर -7। अब क्या किया जाए, 1.00 से 9.999 तक होना चाहिए। तो भाई एक बात बताइए, यहाँ पर क्या 1.00 है? नहीं है, तो हम इसे थोड़ा इस तरफ चले जाएंगे, राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में जब हम जाते हैं तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी कि इसका आंसर 4.909 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, जो कि आपको दिखाया भी गया है। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करी जाती है, तो सबसे पहली बात कि जो उनका एक्सपोनेंट है उसे सेम करना है, उनकी पावर को हमें सेम करना है। ठीक है, दूसरी बात फिर उन्हें ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3। अब हमें क्या कर सकता हूँ, मुझे पावर लूज करनी है या फिर मुझे पावर बढ़ानी है। मैं यहाँ पर पावर बढ़ा सकता हूँ, चलिए मैं इधर पावर ही बढ़ाता हूँ। ये वाला एग्जाम्पल तो आपने देख लिया, मैं यहाँ पर पावर बढ़ाता हूँ। पावर बढ़ाने के बाद मेरा ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो -3 तो रहेगा ही, 25 प्लस 4.8 और हो जाएगा। ठीक है, 4.8। ठीक है, 4.8, तो यहाँ पर भाई आएगा अपना निकल करके 29.8 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3। ठीक है, 10 टू द पावर -3। अब हम क्या करेंगे, एक पावर लूज कर देंगे। तो लूज कैसे करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, तो हमारा एक पावर लूज होगा। ठीक है, एक पावर जब हम लूज करेंगे तो ये बन जाएगा 2.98 इंटू 10 टू द पावर 2.98 इंटू 10 टू द पावर -2, 2.98 इंटू 10 टू द पावर -2। 10 टू द पावर -2। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं भाई, तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कुछ अनसर्टेनिटी अपने अंदर रखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म बैलेंस पर नापते हैं तो हमें क्या पता पड़ता है, 9.4 ग्राम उस ऑब्जेक्ट का मास है। लेकिन जब हम उसे एनालिटिकल बैलेंस पर नापते हैं तो उसका हमारा मास 9.4213 आता है। ठीक है, 9.4213 आता है। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी आ रही है, यानी कि अनिश्चितता आ रही है, कुछ गड़बड़ आ रही है। ठीक है, फिक्स नहीं आ रहा। बात क्या है, फिक्स नहीं आ रहा। अब भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें क्या बताया गया है वो भी आप देख लीजिए। तो ये जो अनसर्टेनिटी होती है ना एक्सपेरिमेंट में, कैलकुलेट की जाती है, यानी इंडिकेट की जाती है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से। सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर वो मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं जो कि सर्टेनिटी के साथ में अनसर्टेनिटी को भी ऐड करती हैं। ठीक है, सर्टेनिटी के साथ में अनसर्टेनिटी को भी ऐड करती हैं। तो अब मैं सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के अंदर डिफरेंस बता देता हूं किसी एग्जांपल को लेके। जैसे हमारे पास एग्जांपल ये आता है कि 11.2 ml कोई हमारा मिल्क है, समझिए मिल्क है, तो उसका जो 11 क्या है भैया, सर्टेन है, वो फिक्स रहेगा। पॉइंट के बाद जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो 2 हमारा अनसर्टेन है, 2 हमारा अनफिक्स्ड है। ठीक है, अब बात करी जाए इसके रूल्स की, तो इसका पहला रूल आता है भाई कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट्स होते हैं। दिमाग में डाल लीजिए, जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है 0.25, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और जो जीरोज होते हैं नॉन जीरोज से पहले, जीरोज
नॉन जीरो से पहले होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। जीरोज नॉन जीरो से पहले आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर दिया हुआ है 0.0052, यहाँ पर इससे पहले जीरो आ रहा है तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसलिए इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके 2 ही हुए। और जीरोज नॉन जीरोज के बीच में होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे 2.005, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और जीरोज जो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में नॉन जीरो के बाद में आते हैं, यानी कि टर्मिनल पे आते हैं, लास्ट में आते हैं, वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे 0.200, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूं 100 की, जैसे सपोज 100 लिया मैंने, तो 100 के अंदर हमारा केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, 100 के अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि वहां पर कोई टर्मिनल नहीं लगाया। अब मैं उधर टर्मिनल लगा देता हूँ, 100 पॉइंट कर देता हूँ, तो उधर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। भैया कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब भाई मैं उधर पॉइंट हटा करके वो पॉइंट तो लगा ही रहने देता हूँ, साथ में 2 जीरो और डाल देता हूँ। पॉइंट लगा करके 2 जीरो और डाल देता हूँ, तो अब हमारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। कितने? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में देने की है क्या, कि टर्मिनल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे इनफाइनेटली तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, इनफाइनेटली तक बढ़ सकते हैं। तो इनके लिए हम क्या करें? ऐसे नंबर्स को हम जनरली किस में यूज करें? हमारे साइंटिफिक नोशंस में यूज करें। ठीक है, अब बात करी जाए ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने वाली चीजें। जैसे हम देख सकते हैं, हम आसपास कुछ भी काउंट करते हैं। यहाँ पर हमारे घर में 5 कमरे हैं, जैसे सपोज हमने ये काउंट किया, तो हम 5 को सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब हम रूल करें तो 5 के बाद पॉइंट लगा के हम कितनी भी जीरोस लगा सकते हैं। इसलिए उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो इनफाइनेट होंगे। कितने होंगे भैया? इनफाइनेट होंगे। दिमाग में डाल लो, याद कर लो, रट लो। अब बात करी जाए प्रिसाइज और एक्यूरेसी की। ठीक है, प्रिसाइज और एक्यूरेसी क्या होता है? तो भैया पहले एक एक्सपेरिमेंट है भैया, 4.01 × 10⁻²। इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और 8.2456 × 10⁻³ इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब भाई बात करी जाए प्रिसाइज और एक्यूरेसी की, तो प्रिसाइज क्या होता है? प्रिसाइज क्लोजली रिलेटेड चीज को हम प्रिसाइज कहते हैं, लेकिन एक्यूरेसी हमारा एक्यूरेट होगा। बिल्कुल फिक्स चीज जो आएगी उसे हम एक्यूरेसी कहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, A, B, C 3 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ए जो स्टूडेंट है उसने क्या निकाला? 2 रिजल्ट्स निकाले, 1.95 ग्राम और 1.93 ग्राम। ठीक है, बी स्टूडेंट्स ने 2 रिजल्ट्स निकाले, 1.94 ग्राम और 2.05 ग्राम। सी स्टूडेंट ने 2 रिजल्ट निकाले, 2.01 ग्राम और 1.99 ग्राम। ओके, अब बात करी जाए इसकी जो राइट आंसर है वो है 2 ग्राम्स। ठीक है, अब इन सब का हम एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज हमारा स्टूडेंट सी का फिक्स बैठ रहा है। एवरेज हमारा स्टूडेंट सी का बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है, एक्यूरेट बैठ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? वो एक्यूरेसी है। और साथ ही साथ वो जो 2 टर्म उसके आए 2.01 और 1.99, ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, तो ये क्या कह सकते हैं हम इसे? ये हमारे क्या हो रहे हैं? प्रिसाइज कर रहे हैं। ये हमारे प्रिसाइज कर रहे हैं। तो जो पहला स्टूडेंट था उसने भी प्रिसाइजिंग अपनी दिखा दी थी, 1.95 और 1.93 निकाला था, वो भी प्रिसाइज कर रहे थे। लेकिन हमारा स्टूडेंट बी बिल्कुल फेल हो गया, उसने ना ही एक्यूरेसी दिखाई ना ही उसने प्रिसाइजिंग दिखाई। तो प्रिसाइज और एक्यूरेसी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन की सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो भैया इसमें क्या होता है कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में बहुत ही कम रखना होता है। यानी कि हमारे पास मान लीजिए 3 रिजल्ट्स हैं, 3 रिजल्ट्स में जिसके राइट साइड में जो सबसे ज्यादा टर्मिनल तक होगा उसका यूज नहीं करेंगे, जो सबसे कम टर्मिनल्स तक होगा उसे यूज करेंगे। जैसे 18.0 है हमारा एग्जाम्पल में, 18.0 है, तो हम इसका आंसर 31.1 कहेंगे, 31.1 भी कह देंगे। अब बात करी जाए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। ठीक है, तो भाई एक एग्जांपल आपके सामने आया 2.5 × 1.25, तो इसका क्या हो गया आंसर? 3.125, लेकिन 2.5, तो हम इसका आंसर 3.1 भी कह सकते हैं। वही रूल है पुराना वाला। भाई कुछ रूल्स आते हैं इसके अंदर। तो पहला रूल जो आता है वो ये आता है कि अगर हम 5 से ज्यादा की बात करें तो हम क्या करेंगे?
5 से ज्यादा अगर हमारा पीछे का टर्म है तो हम क्या करेंगे, 5 से ज्यादा जब ये आते हैं तो हम सीधा एक टर्म प्लस करके उसमें लगा देते हैं। लेकिन जब ये 5 से कम होते हैं, ठीक है, 5 से कम होते हैं तो हम उधर कुछ भी प्लस नहीं करते, वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपने 2 देखे, पहले के एग्जाम्पल में 1.386 था, 1.386 में 6 था, हमने 6 हटाया, 6 की जगह पर 6 हटाया और 8 की जगह पर हमने 9 रख दिया, 8 की जगह पर 9 रख दिया क्योंकि वो 5 से ज्यादा था। लेकिन हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा जिसके अंदर 4.334 था, 4.334 था, हमने 4 हटाया और सीधा 4.33 लिख दिया, वहां पर कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, अब जो तीसरा रूल आता है वो ये है, जो हमारा 5 आता है, जब ना ही 5 से ज्यादा ना ही 5 से कम, जब हमारा 5 आता है, 5 के अंदर जब इवन आता है तो इवन के अंदर हम कोई चेंज नहीं करते, इवन के अंदर भाई कोई चेंज नहीं करते। जब हम ऑड आता है, क्या आता है, ऑड आता है, तो उसके अंदर हम 1 प्लस कर देते हैं। इवन के अंदर कोई चेंज नहीं करते, ऑड आता है तो उसके अंदर 1 प्लस कर देते हैं। तो ये इवन ऑड कहां पर आता है भाई, 5 से पहले वाली डिजिट अगर ऑड होगी तो हम चेंज कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे उसके अंदर, और अगर इवन होगी तो हम 1 प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करिए जाए डायमेंशनल एनालिसिस की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए भाई, हमें कन्वर्ट करनी पड़ती है यूनिट एक दूसरे से। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसी मेथड को हम क्या कह सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस कह सकते हैं, या फिर हम फैक्टर लेवल मेथड कह सकते हैं। ठीक है, और यूनिट फैक्टर मेथड भी कह सकते हैं। तो भाई इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि पहला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है कि हमारे पास भाई एक 3 इंच का हमारा वायर है। ठीक है, 3 इंच का हमारा वायर है, हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है सेंटीमीटर में। हमारे पास एक हिंट भी है, 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एक दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक जग के अंदर 2 लीटर मिल्क है। कितना, 2 लीटर मिल्क है, कैलकुलेट कीजिए उसका वॉल्यूम कितना होगा, उस जग का वॉल्यूम कितना होगा, वो भी मीटर क्यूब में। तो 1 लीटर हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब से होता है और 1 मीटर हमारा 1/100 सेंटीमीटर से होता है। जल्दी से इसका आंसर भी बताइए। और हमें पता करना है कि 2 दिन में हमारी कितनी सेकंड्स होंगी। जल्दी से इसका आंसर तो आप बता ही दीजिए। तो बहुत ही शॉर्ट सा इजी सा क्वेश्चन था। तो बस इतना ही आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।